नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आजकल भले ही अखबारों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बंगाल चुनाव को लेकर बन रही हों, न्यूज चैनलों पर सबसे ज्यादा डिबेट और प्रोग्राम्स बैटल ऑफ बंगाल के दिखाए जा रहे हों, लेकिन उसके पड़ोसी राज्य असम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहां भी 3 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर काफी सरगर्मी है। असम का नाम जहन में आते ही आंखों के सामने तैरने लगते हैं वहां के बड़े बड़े चाय बागान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उफनती नदियां, अटखेलियां करते झरने और हरी भरी घाटियां। असमिया संस्कृति को समृद्ध बनाने में वहां की प्रकृति का अहम योगदान रहा है। 7 सिस्टर्स में से एक असम के लोगों के सामने नई सरकार को चुनने की चुनौती है। इस बार के चुनावी नतीजे से यह तय होगा कि बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रख पाएगी या नहीं। हमने अपनी खास सीरीज इतिहास गवाह है में असम के दास्तान को भी जोड़ने का फैसला किया, जिसमें मैं आपको असमिया समाज, संस्कृति और सियासत से जुड़े हर उस अहम पड़ाव से रूबरू कराने की कोशिश करूंगी जिसके दम पर असम की पावर पॉलिटिक्स आगे बढ़ती रही है। ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर असम का मिजाज देश के दूसरे हिस्सों से अलग क्यों है। असमिया बनाम बाहरी की लड़ाई क्यों नहीं खत्म हो रही। मोदी सरकार को नागरिकता संशोधन कानून का असम विधानसभा चुनाव में फायदा होगा या नुकसान। इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, द्रविड़ और आर्य अलग अलग कालखंड में असम की खूबसूरत घाटियों और पहाड़ियों में आकर बसे। वहां की संस्कृति पर इन सब का असर पड़ा। अंग्रेजों के आने के पहले यहां करीब 600 साल तक अहोम शासकों का शासन रहा। असम की जमीन पर मुसलमानों के पैर लगभग 13वीं सदी में पड़े। वो दौर था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का। अंग्रेजों के दौर में पूर्वी बंगाल से बड़ी तादाद में मुस्लिम मारवाड़ी कारोबारियों के चाय बागानों में काम करने के लिए पहुंचे। चाय बागानों में रोजगार के मौके ने सामाजिक समीकरणों को तेजी से बदला। असम में मुसलमानों की 2 कैटेगरी हो गई, एक असमिया मुसलमान और दूसरे बंगाली मुसलमान। बदले सामाजिक समीकरणों का असर 1937 में हुए असम असेंबली के चुनाव में दिखा, जब मुस्लिम लीग की अगुवाई में सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने मोहम्मद सादुल्लाह। बंटवारे के समय मुस्लिम लीग असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करवाना चाहती थी, जिसे रोकने के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन हुआ और असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बच गया। आजाद भारत का हिस्सा बनने के साथ ही असम में अवैध रूप से रह रहे बाहरी लोगों का मुद्दा उठने लगा। 1951 की जनगणना के बाद एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार हुआ, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा आंदोलन के साथ ही असमिया बनाम बाहरी मुद्दे ने जोर पकड़ा। ये वो दौर था जब भारी तादाद में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर लोग असम में शरण लेने लगे थे। इसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी। वो साल 1971 का था, महीना मार्च का। पाकिस्तानी आर्मी ने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में लोगों पर बेहिसाब अत्याचार होने लगा। अपनी ही सेना से जान बचाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भागना शुरू किया। सरहद पार कर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में शरण लेने लगे।
देखते ही देखते असम के सरहदी इलाकों में शरणार्थियों के अनगिनत तंबू तन गए। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने असम में शरण ली। देखिए 1971 में मुजिब इंदिरा का पैक्ट हुआ था। वो पैक्ट का मुताबिक 25 मार्च का पहले जो आया, हाँ, वो सब इंडियन सिटीजनशिप रहेगा उसको। उसके बाद में जो आया दे विल बी ट्रीटेड एज बांग्लादेशी। इसे हो गया। तो बाद में अभी हमला चल रहा था, जब बांग्लादेशी जब 71 के बाद तो बहुत सारी आ गया, मैंने एक तो क्या बोला, लाखों आ गया। बांग्लादेश बनने के बाद ज्यादातर शरणार्थी अपने नए नवेले मुल्क वापस लौट गए, लेकिन 1 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को असम की जमीन पर ही अपना भविष्य ज्यादा सुरक्षित और चमकदार दिखा। 1971 के बाद भी बांग्लादेशी अवैध रूप से असम में दाखिल होते रहे। इससे वहां का सामाजिक समीकरण बदलने लगा। असम के किसानों और मूल निवासियों में ये डर बैठने लगा कि उनकी जमीन जायदाद पर बाहरियों का कब्जा हो जाएगा। उस टाइम पे असमीज लैंग्वेज, असमीज कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए लोगों के बीच में मन में एक जागरूकता आया था। तो जैसे ही उन लोगों ने, आंसू ने उसका लीड लिया, तो लोग अपने आप उसमें जुड़ने लगा। और उन लोगों का मन में था कि हम लोग, अगर हम लोग का भाषा नहीं रहेगा, हम लोग का संस्कृति नहीं रहेंगे, तो हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग का कुछ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए अपने आप लोग उसमें जुड़ने लगा और वो आंदोलन बहुत तेज हो गया। बाहरियों की बढ़ती भीड़ ने असम के सामाजिक ताने बाने में पैदा हुई हलचल के बीच भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा के लिए जमीन तैयार कर दी। सरकार की ओर से लगातार विदेशियों को वापस भेजने का सिलसिला जारी रहा। एक आंकड़े के मुताबिक 1972 से 78 के बीच यानी 6 वर्षों में 99,580 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा गया, जिसमें से 60% से ज्यादा हिंदू थे। स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा कभी नरम कभी गरम होता रहा। इमरजेंसी के बाद असम में भी पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री बने गोलाब बोरबोरा। लोकतंत्र की नई आबो हवा में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू और असम गण संग्राम परिषद के नेताओं ने घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू किया। बात 1978 की है। अक्टूबर महीने में आसू के 3 दिनों के सत्याग्रह का ऐलान हुआ। गुवाहाटी में पूर्ण बंद का आह्वान किया गया। छात्र नेताओं की मुख्य मांग थी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण। इसी दौर में असम की मंगलदोई लोकसभा सीट से सांसद हीरालाल पटवारी के निधन के बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। चुनाव के दौरान वोटरों की संख्या में 2 साल पहले हुए लोकसभा चुनाव की तुलना में बड़ा इजाफा देखा गया। आसू नेता पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल विदेशियों का मुद्दा उठा रहे थे। वोटर लिस्ट की जांच में 47,000 से अधिक नाम अवैध रूप से आए बांग्लादेशी शरणार्थियों के निकले। असमिया समाज आग बबूला हो गया। असमिया बनाम बाहरी की चिंगारी भड़क गई, जिसे हवा दी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के युवा नेताओं ने। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए असमिया समाज सड़कों पर था। स्कूली छात्र, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, बेरोजगार, महिलाएं और बुजुर्ग इस उम्मीद के साथ सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे जिससे उनके हक पर विदेशी सेंधमारी न कर सके। आंदोलन की अगुवाई ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के नेता कर रहे थे। आंदोलनकारियों के निशाने पर खास तौर से बांग्लादेशी मुसलमान थे। पहली बार ये मुद्दा तब एक्चुअली वो हुआ 1979 में। एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी था मंगोलदोई, वहाँ का जो सांसद थे वो गुजर गए और मतलब मिड टर्म में ही उनके वो सांसद बनने के 1 साल के तुरंत बाद वो उनकी मृत्यु हुई। फिर उसमें एक बाई इलेक्शन होना था। तो बाई इलेक्शन के टाइम जो 1 साल में जो वोटर की वृद्धि हुई वो एबनॉर्मल वृद्धि थी और तभी से ये मुद्दा पकड़ा कि ये इतने सारे लोग 1 साल में आए कैसे।
आंदोलन में शामिल नेताओं ने दावा किया कि सूबे की आबादी में 30% से ज्यादा बाहरी घुस आए हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार से असम की सीमाओं को सील करने, बाहरी लोगों की पहचान करने और घुसपैठियों का वोट लिस्ट से नाम कटवाने की मांग की। इनके पूरा होने तक असम में चुनाव टालने की बात जोर शोर से उठी। आंदोलनकारियों ने यह भी मांग रखी कि 1961 के बाद असम में आए लोगों को उनके मूल राज्यों में वापस भेजा जाए। मतलब असम आंदोलन के निशाने पर सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं, बिहार और बंगाल से आए लोग भी थे, जो वर्षों से असम की आबादी और आबो हवा में घुल मिल चुके थे। आंदोलन शुरू ही हुआ बांग्लादेशी इशू से। ये असम प्रफुल्ल महंतो तो लीडर थे, भिगु फुकन भी था। ये दोनों प्रफुल्ल महंतो और भिगु फुकन दोनों मिलके ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। वो कह रहे कि बांग्लादेश जो है ना बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर था, जब मर्जी आ रहा है। आप देखेंगे, आप जब जाएंगे करीमगंज बोल के एक जगह है बराक वैली में, खुला था एकदम, जब मर्जी आ रहा, सुबह आ रहा, शाम को चला जा रहा, कोई नहीं जा रहा है। अभी छुपा के रखता है, नहीं हम यहाँ का ही है। जब मैं ढाका का लैंग्वेज में बात करता हूँ तो जवाब देते हैं, हाँ साहब आपका बांग्लादेश में था घर, और हाँ था, तो पता लगता है ये बांग्लादेशी है। असमिया बोलने वाले हिंदू, मुस्लिम और बांग्ला भाषियों ने भी आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। आंदोलन की आग असम के कोने कोने तक फैल गई। कई मौकों पर आंदोलन हिंसक टकराव में भी तब्दील हुआ, जिसमें जमकर खून खराबा हुआ। तब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थीं इंदिरा गांधी। असम के लगातार बिगड़ते हालात इंदिरा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन चुके थे। आसू और असम गण संग्राम परिषद किसी भी कीमत पर आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं थे। भाषा और सांस्कृतिक पहचान बचाने के नाम पर असम की जमीन खून से लाल होने लगी। इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि असम में विधानसभा चुनाव हो। यह बात 1983 की है। सरकार ने चुनाव कराने का फैसला ले लिया। राज्य की बड़ी आबादी ने मतदान का बहिष्कार किया, लिहाजा बहुत कम मतदान हुए। सूबे में ऐसी कई विधानसभा सीटें थी जहां चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 1000 से भी कम वोट मिले। चुनाव के दौरान ही एक बहुत बर्बर कत्लेआम हुआ। हजारों आदिवासियों ने नेली क्षेत्र के बांग्ला भाषी मुसलमानों के दर्जनों गांव को घेर लिया और महज 7 घंटे के अंदर 2000 से अधिक बंगाली मुसलमान मार दिए गए। नेली नरसंहार आजाद हिंदुस्तान को सन्न कर देने वाली घटनाओं में से एक है। गुवाहाटी से करीब 70 किलोमीटर दूर एक गांव है निल्ली, जहां स्थानीय तिवा और कोच जनजाति के लोग रहते हैं। इस इलाके में असमिया हिंदुओं के साथ साथ बांग्लादेश से आए मुसलमान भी रह रहे थे। कोपली नदी के किनारों पर जनजातीय लोग और मुसलमानों के घर थे। इस क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इलाके में तैनात पुलिस अफसरों ने बड़े खतरे को भांप लिया, लेकिन इससे पहले कि बड़े अफसर एक्शन में आते, 18 फरवरी 1983 की सुबह सुबह धारदार हथियारों से लैस दंगाइयों ने निल्ली और उसके आसपास के गांवों को घेर लिया। जब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो पहले मुस्लिमों के घरों को आग के हवाले किया गया, फिर खोज खोज कर जवान, बुजुर्ग, बच्चों और औरतों का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। इस नरसंहार ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। लोगों में इतना एंगर था, और ये आसाम गण परिषद जो छात्र थे, ये यंग थे, और ये लोग सोचे कि इसका समाधान अगर लीगली हम उनको बाहर नहीं कर सकते, जो बाहर से आए हुए बांग्लादेशीज हैं, तब ये हिंसा का दौर शुरू हुआ। निल्ली नरसंहार में सैकड़ों लोग मारे गए, जो आजाद हिंदुस्तान के क्रूरतम नरसंहारों में से एक है। बाद में सरकार ने मुआवजे के नाम पर मृतकों के परिजनों को 5000 और घायलों को 3000 रुपए दिए।
नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी ने हिंसा की आग में जले इलाकों का दौरा किया और इसके लिए सीधे सीधे छात्र संगठन और आंदोलनकारियों को जिम्मेदार ठहराया। कोपली नदी के खून से लाल होने और सैकड़ों लोगों के शव आसपास के इलाकों में दफनाए जाने के बाद सरकारी जांच की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच आयोग बिठाया गया। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। दूसरी ओर दिल्ली में जिंदा बचे लोग सब कुछ भुलाकर जिंदगी दोबारा शुरू करने में जुट गए तो सियासत भी आगे बढ़ी। तब असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे हितेश्वर सैकिया। दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान राजीव गांधी के हाथों में आ गई। उन्होंने असम समस्या को सुलझाने के लिए गंभीरता से मंथन शुरू किया। असम में इस कदर हिंसा जारी थी कि सूबे की 16 लोकसभा सीटों में से 14 पर चुनाव नहीं हो पाया। उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स और दोनों में मारकाट हुई। इसलिए आसाम की हिस्ट्री और रक्त रंजित है और उसके बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। उसको सिंपल फार्मूला में रिड्यूस करना मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। ऐसे में राजीव गांधी सरकार ने असम समस्या के स्थायी समाधान के लिए आंदोलनकारी छात्र नेताओं और संगठनों को बातचीत की टेबल पर लाने की प्रक्रिया शुरू की। 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच एक समझौते पर दस्तखत हुआ, जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से प्रफुल्ल कुमार महंत, भृगु कुमार फुकन और ऑल असम गण संग्राम परिषद की ओर से विराज शर्मा शामिल हुए। केंद्र सरकार और असम के प्रतिनिधियों के साथ खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी समझौते पर दस्तखत के दौरान मौजूद रहे। 79-80 से शुरू हुआ और ये लगभग 6-7 साल चला और 15 अगस्त 85 राजीव गांधी के सरकार में 14 अगस्त की रात 15 अगस्त की सुबह वो जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ असम सरकार, केंद्र सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बीच, जिसे असम अकॉर्ड बोला जाता है। असम समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता और मतदान का अधिकार मिला। 1961 से 1971 के बीच असम आए लोगों को नागरिकता मिली, मतदान का अधिकार नहीं। 25 मार्च 1971 के बाद आए विदेशियों को वापस भेजने का फैसला हुआ। असम के आर्थिक विकास के लिए पैकेज का ऐलान हुआ। असमिया संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत को आगे बढ़ाने की बात हुई। उनका कहना था कि जो इनको आइडेंटिफाई कीजिए, तो कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा, किस बेसिस पर? इसलिए तय हुआ कि ए सर्टेन डेट, कट ऑफ डेट, तो उस कट ऑफ डेट के पहले जो आए हैं उनको तो हम मानने को तैयार हो जाएंगे कि वो नागरिक हैं, कि सर्टेन डेट के बाद जो आए हैं उनको हम नहीं मानेंगे। उनको आइडेंटिफाई कीजिए एंड दे शुड बी एक्सपेल्ड। उनको बाहर निकालिए देश, आसाम से। यही था। असम समझौते में आंदोलनकारियों की एक और बड़ी मांग मान ली गई। वो थी असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और सूबे में नए सिरे से चुनाव। इसके पीछे आंदोलनकारियों की दलील थी कि 1983 में हुए विधानसभा चुनाव में असम के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। 15 अगस्त 1985 को असम समझौते के मुताबिक मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया को इस्तीफा देना पड़ा। राज्य में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हुआ। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद के युवा नेताओं ने मिलकर असम गण परिषद नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई। विधानसभा की 126 सीटों में से 92 पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई, जिन्हें असम गण परिषद का समर्थन हासिल था। कांग्रेस 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। असम गण परिषद के अध्यक्ष
प्रफुल्ल कुमार महंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके सामने चुनौती थी असम के लोगों के उन सपनों को पूरा करने की जो उन्होंने आंदोलन की जमीन से दिखाए थे। घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना आसान काम नहीं था, क्योंकि दशकों से असम में रह रहे बांग्लादेशियों का रहन सहन, खान पान और जुबान स्थानीय लोगों जैसा हो चुका था। असम आंदोलन से निकले नेता सत्ता तक तो पहुंच गए, लेकिन असम की जनता से किया हुआ वायदा पूरा नहीं कर पाए। 5 साल बाद ही कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। उसी दौर में 60 की दशक से जारी बोडो जनजाति का आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। आंदोलन से जुड़े लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उनका नारा था, जान देंगे बोडोलैंड लेंगे। असम के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में एक खास जनजाति निवास करती है, जिसे बोडो नाम से जाना जाता है। इस जनजाति के लोग कोकराझार, बक्सा, उदलगुड़ी और चिरांग में बसे हुए हैं। ये खुद को असम का मूल निवासी बताते हैं। सूबे की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 5 से 6% के बीच है। बोडो जनजाति के लोगों का आरोप रहा है कि उनकी जमीन पर असम के दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है। उनकी सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश हुई है। 80 के दशक में आंदोलन ने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। अलग बोडोलैंड राज्य की मांग जोर शोर से उठने लगी। इस आंदोलन से जुड़े कुछ उग्रवादी संगठन भी खड़े हो गए। हिंसा की इस आग में सैकड़ों लोगों की जान गई। बोडो कम्युनिटी को भी अपना जो लैंग्वेज है, अपना जो कल्चर है, उसको सुरक्षित करना था। उन लोगों का भी डिमांड था कि हमें ये सुरक्षित करना है। धीरे धीरे वहाँ पे भी असम जो बोडो स्टूडेंट यूनियन है, उन लोगों ने वो ऐसे ही डिमांड करके फिर उन लोगों का एजिटेशन के रूप से शुरू हुआ था। फिर आपको पता ही है, अगर आप इंडिया जो मूवमेंट होता है, इंडिया का मूवमेंट के बारे में देखते हैं, तो एक ग्रुप में बांट जाते हैं। फिर कुछ लोग उसमें आर्म्स लेने की उसमें चले जाते हैं, कुछ आपका मानते हैं कि शांति उसमें चलना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ उन लोगों से जाके आपका हथियार उठा लिया। हथियार उठाने के बाद उन लोगों ने वो तेज हो गया, उन लोगों का बहुत सारा आपका हिंसात्मक घटना होने लगा। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर सूबे के कुछ बोडो नौजवानों ने बंदूक उठा ली। हथियारों के दम पर हक लेने की बात ब्रह्मपुत्र घाटी में होने लगी। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB उग्र नौजवानों की अगुवाई कर रहा था, लेकिन अलग बोडोलैंड की ख्वाहिश रखने वाले सभी लोग हथियार के दम पर अपनी बात मनवाने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में आंदोलनकारियों के बीच मतभेद भी सामने आने लगे और बोडोलैंड आंदोलन 3 धाराओं में बंट गया। पहला, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जो अपने लिए अलग राज्य की मांग पर अड़ा रहा। दूसरा, बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स, जो अधिक स्वायत्तता की मांग पर आगे बढ़ा। तीसरा, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसने बीच के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए राजनीतिक समाधान की मांग की। बोडो अपनी मांगों और हक हुकूक के लिए लगातार आवाज बुलंद करते रहे। ऐसे में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन और सरकार के बीच 1993 में पहला बोडो समझौता हुआ। इसके तहत बोडोलैंड ऑटोनमस काउंसिल का गठन हुआ, लेकिन ज्यादा अधिकार और स्वायत्तता के लिए आंदोलन जारी रहा। इसके 10 साल बाद यानी 2003 में संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ। उपेंद्र नाथ ब्रह्म की अगुवाई में शुरू हुए बोडो आंदोलन से जुड़ा मसला आज भी असम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। असम में सत्ता बदलती रही, कभी कांग्रेस के पास तो कभी असम गण परिषद के पास, लेकिन वहां के लोगों की आंखों में पल रहे सपने साकार नहीं हो पाए। इतिहास गवाह है। असम स्पेशल के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि असम में कैसे खिला कमल और नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद सूबे की सियासत में क्या क्या बदलाव हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।